हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के संस्कृत का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को मालूम चल ही गया होगा कि पिछले बार की तरह इस बार भी मैट्रिक के संस्कृत के एग्जाम पेपर में 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल दिए जाएंगे, जिनमें से केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर OMR शीट में रंगना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल व्याकरण खंड से लिया गया है और सवाल कहता है मनः जोड़ रथ की संधि क्या होगी। पहला ऑप्शन में दिया गया मनारथ, ऑप्शन बी में दिया गया मनोरथः, ऑप्शन सी में दिया गया मनोराथ, ऑप्शन डी में दिया गया मनरथ। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो यार जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इस क्वेश्चन का सही जवाब लिख के चले जाइए। उसके बाद में क्वेश्चन 2 को देखिए कि नयनम का सही संधि विच्छेद क्या होता है। आप सभी को मालूम होगा कि नयन का मतलब आँख होता है और नयनम का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ने जुड़ अनम होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 कहता है कि अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी हम अ और ई को मिलाते हैं तो ये इस प्रकार से बनता है, जिसे हम लोग ए कहते हैं। यहीं पे यदि अ प्लस बड़ी ई मिलाई जाती तो ए बन जाता। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ जो कि आप सभी को याद रखना है। अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो ए बनेगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 4 कहता है कि यदि प्लस अपि की संधि का उदाहरण है। तो यहाँ भी क्वेश्चन 4 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ए इसलिए होगा कि देखिए, यदि में आपको यहाँ पे लगा है दी, जिसे हम लोग बड़ी ई भी कर सकते हैं, सॉरी छोटी कर सकते हैं। उसके बाद में अपी में यहाँ पे अ मिला हुआ है, तो यहाँ पे भी स्वर मिला हुआ है और यहाँ पे भी स्वर मिला हुआ है। आप सभी को पढ़ाया जाता है कि जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि गुरवः प्रश्नम पुछंती रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। यानी गुरु जो है वो प्रश्न पूछते हैं, रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 का भी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। गुरु शब्द में यहाँ पे प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देखिए कि रागी किस विभक्ति का रूप है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये राजा का एक शब्द है और रागी विभक्ति का जो शब्दी रूप हो जाता है वही होता है रागी, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 7 को देखिए कि अस्मद सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति क्या होता है। तो दोस्तों, अस्मद यह एक प्रकार का सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में आवे उसे सर्वनाम कहते हैं। तो अस्मद शब्द का यदि हम षष्ठी विभक्ति में जाएंगे तो अस्मद का हो जाता है अस्माकम, जिसका हिंदी अर्थ होता है हमारा, हमारी। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 8 मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति, यानी नदियों में गंगा पवित्र है। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी ऐसा समूह हो जिसमें से केवल एक ही व्यक्तियों की प्राधीनता बताई जाती है, महानतम व्याख्यान व्यक्त की जाती है, तो ऐसे वाक्यों में सप्तमी विभक्ति का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है तो उसे हम बनाएंगे कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है तो नदीसु गंगा श्रेष्ठ अस्ति। नदियों में गंगा पवित्र है तो नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति। तो इसमें नदीसु में जो विभक्ति लग रही है वो सप्तमी विभक्ति लग रही है। उसके बाद में क्वेश्चन 9 कहता है कि भवामी किस धातु का रूप है। तो यहाँ पे आप सभी को क्वेश्चन 9 में आपको बताना है कि भवामी जो है वो किस धातु का रूप है। तो दोस्तों, भवामी जो है ना, ये भू से मिलकर बनता है। तो क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए होगा। और इसके बाद में क्वेश्चन 10 कहता है जही किस लकार का रूप है। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, वो क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन सी, यानी ये लोट लकार का रूप है। अब यहाँ से देखिए कहता है कि व्याघ्रात विभेति। व्याघ्रात का मतलब होता है बाघ, विभेति का मतलब डरता है, यानी वह बाघ से डरता है।
तो विभेति रेखांकित पद में किस लकार का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा लट लकार, क्योंकि लट लकार का ही सांकेतिक चिन्ह होता है ती त अंति सी थ थ अमी आव अमा। तो ये विभेति में जो ती का प्रयोग किया गया है ये लट लकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में अगला सवाल करता है पाणी पादनम किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। देखिए यहाँ पे द्वंद्व समास इसलिए होगा, द्वंद्व समास का परिभाषा करता है कि जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो सांस्कृतिक वर्ड था पाणी पादनम, और पाणी का मतलब होता है हाथ और पादनम के मतलब होता है पैर। तो हाथ और पैर इसमें दोनों पद प्रधान हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा द्वंद्व समास। उसके बाद में क्वेश्चन 13 को देखिए कि पीतम अम्बरम यशस्य सह का समस्त पद क्या होता है? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी होगा, क्योंकि पीताम्बर शब्द का यदि आप विग्रह करेंगे संस्कृत वर्ड में तो ये होता है पीतम अम्बरम यशस्य सह, यानी पीताम्बरः। उसके बाद में है प्रतिदिनम का सही विग्रह कीजिए कि आखिर प्रतिदिनम का विग्रह कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों दिनम दिनम इति का मतलब होता है प्रतिदिनम, यानी प्रत्येक दिन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए कि अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण कौन सा होता है? तो दोस्तों अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं? तो जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति को देख लीजिए, यथाशक्ति में यथा नामक एक अव्यय लगने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देखिए। क्वेश्चन 16 कहता है रामेण सह सीता वनम गतवती, यानी राम के साथ सीता वन जाती है या वन गए। वाक्य में रेखांकित पद रामेण में तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति रामेण में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, लेकिन इसमें जो सूत्र का प्रयोग किया गया है वो है सहार्थे तृतीया। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा सहार्थे तृतीया। उसके बाद में क्वेश्चन 17 को देखिए कि आपादान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 17 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपादान जो है ना ये पंचमी में आता है आपादान से, और इसका सांकेतिक चिन्ह होता है से। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा पंचमी। इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया कि कविषु कालिदासः श्रेष्ठ अस्ति, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। वाक्य में रेखांकी पद में सप्तमी विभक्ति किस विभक्ति विधायक सूत्र के द्वारा लगाया गया है? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा यतसौ निर्धारणम। यह एक फार्मूला है जिसके माध्यम से किसी भी समूह के एक विद्वानों की विद्वानता के बारे में बताई जाती है, तो वहाँ पे रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। यहाँ पे बोला जाएगा रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति लगाई गई है? तो कविषु में सप्तमी विभक्ति लगाई गई है इजत सत निर्धारणम फार्मूला से। उसके बाद में अगला सवाल करता है डॉडट नमः। आप सभी को मालूम होगा कि प्रत्येक कार्ड पे जिस भी पुरुष या स्त्री का विवाह होता है तो उसमें क्या लिखा जाता है? श्री गणेशाय नमः। तो यहाँ पे क्वेश्चन 19 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा गणेशाय नमः। उसके बाद में है अभिज्ञान पद में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? दोस्तों उपसर्ग हम लोग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो अभिज्ञान में जो उपसर्ग है वो अभी है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल देखिए अति उपसर्ग का निर्मित शब्द क्या है? तो दोस्तों अति का जो अति उपसर्ग जो शब्द बनेगा वो होगा अत्यंत। चूँकि अत्यंत का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो अति प्लस अंत होता है। तो यहाँ पे अति उपसर्ग इसमें लगने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल कहता है गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो ये दोस्तों गत्वा में जो प्रत्यय लगता है वो कत्वा प्रत्यय नहीं बल्कि कौन सा लगता है? कत्वा ही प्रत्यय लगता है। देखिए गत्वा, यहाँ पे गत्वा दिया गया है और कत्वा प्रत्यय का एक खासियत ये होती है इसमें से ये दोनों कट जाता है, केवल आकार लगता है, तो इसीलिए गत्वा में प्रत्यय लगेगा कत्वा। उसके बाद में है गच्छन्तम बालकम पश्य। गच्छन्तम बालकम पश्य रेखांकी पद में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो यहाँ पे भी आप सभी को प्रत्यय बताना होगा। तो यहाँ पे जो प्रत्यय है वो सत्री प्रत्यय है, जो कि अंतः जो है ना अंतः ये किसी भी शब्द के अंत में लग जाए तो समझ लीजिए कि ये सत्री प्रत्यय उस वाक्य में लगाया गया है। उसके बाद है मानवः पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? आप सभी को मालूम होगा प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जानिए प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं वो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 24 को ही देख लीजिए। तो यहाँ पे है मानवः में अन्य प्रत्यय मिलकर इसका अर्थ बदल दिया है। तो मानवः में कौन सा तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो अर्ण प्रत्यय का।
और इसके बाद में है किशोरी पद में प्रयुक्त स्त्री प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पे किशोरी पद में स्त्री प्रत्यय आप सभी को बताना होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए किशोर रहता तो ये आपका स्त्री प्रत्यय तो होता ही नहीं, और डिस यहाँ पे दिया गया था डी प्रत्यय। इसका खासियत यह है कि प और ड लोप हो जाता है और किसी भी शब्द के अंत में हर्षिकार नहीं बल्कि दीर्घिकार जुड़ता है। सवाल आएगा कि कोकिल शब्द में यदि हम स्त्री प्रत्यय डीप मिला दें तो क्या बनता है। तो कोकिला बनता है। और इसके बाद में है जंतु गुहायाम क निहितः। ये सवाल आपके 10वीं कक्षा के पहली पाठ्य पुस्तक मंगलम के प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक से लिया गया है कि अरुण अनियान महतो महियान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम, यानी मनुष्य के शरीर में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी जीवा में हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। तो बोला गया कि जंतु गुहायाम कह निहित, यानी जंतु के गुफा में कौन सा निहित है। तो तत्वम है यानी आत्मा है। और इसके बाद में है अरुण अनियान कह, यानी छोटा से छोटा महीन से महीन क्या है। तो आपके पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग बताया गया है कि अरुण अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा आत्मा। और इसके बाद में अगला सवाल उसमें 28 को देखिए कि पाटलिपुत्रम कस्य तटे अस्ति, यानी पाटलिपुत्र जो है वो किसके तट पे स्थित है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। पाटलिपुत्र गंगाया नदी तटे अस्ति, यानी पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। बाद में अगला सवाल 29 को देखिए कि कस्य शासन कस्य काले पाटलिपुत्र नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट अस्ति, यानी साल में आपसे पूछा गया है कि किसके शासनकाल के समय पाटलिपुत्र नगर की रक्षा व्यवस्था काफ़ी ही ज़्यादा उत्कृष्ट थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्यस्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र अर्थात पटना की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 30 कहता है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन से हैं। उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा कि अलस कथा पाठ एक बहुत ही रोचक कहानी है जिसके लेखक विद्यापति हैं और विद्यापति एक मैथिली कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। और इसके बाद में अगला सवाल कहता है कि मिथिला का मंत्री कौन था। यदि आप अलस कथा पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि मिथिला का जो मंत्री था ना ये बीरेश्वर था, जो काफ़ी ही दानशील था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा बीरेश्वर। उसके बाद में है आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाली क्वेश्चन है कि आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिकाओं में कौन से प्रसिद्ध हैं। तो वो हो जाएगा पंडिता क्षमा राव। उसके बाद में संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है। यदि आप संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें सरस्वती शुक्ला जो कहा गया है वो विजयांका को कहा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब विजयांका हो जाएगा। और कई बार विजयांका की जगह पे इसका दंडे भी आंसर होता है। उसके बाद में भारत की शोभा से कौन प्रसन्न हो जाते हैं। तो भारत में यह पाठ में बताया गया है कि भारत की शोभा को देखकर स्वयं ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा ईश्वर। उसके बाद में कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, यानी किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा भारतस्य महिमा सर्वत्र गीयते, यानी भारत की जो महिमा है वो सभी जगह गाई जाती है। उसके बाद में अगला सवाल 36 कहता है कति संस्कारा भवन्ति, यानी संस्कारों की जो संख्या है वो कितनी है, कितने संस्कार होते हैं। तो ये दोस्तों भारतीय संस्कारा पाठ में हम आप सभी को बताए थे कि आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है 16 संस्कारा भवन्ति, यानी संस्कारों की संख्या 16 होती है, जो कि ऑप्शन सी में है। द क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा। उसके बाद में अंत्येष्टि संस्कार कदा भवति, यानी अंत्येष्टि संस्कार जो है कदा के मतलब कब, भवति का मतलब होता है। तो दोस्तों आप सभी को बताए थे कि अंत्येष्टि संस्कार जो है मर्दांतरम यानी मरने के बाद होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा अंत्येष्टि संस्कार कदा भवन्ति। तो अंत्येष्टि संस्कार मर्दांतरम भवति। इसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 38 को देखिए कि विदुर नीति संकरिता पाठ से नाम किमस्ति, यानी विदुर नीति के द्वारा संकलित आपका जो पाठ है पाठ्य पुस्तक में उसका क्या नाम है। तो आज सभी को मालूम होगा कि महात्मा विदुर के द्वारा आपके पाठ में एक बहुत ही रोचक कविता, बहुत ही रोचक श्लोक जिसका नाम है नीति श्लोक, जिससे मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही पाठ विदुर नीति के द्वारा संकलित है। अगला सवाल क्वेश्चन 39 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 39 क्या कहता है, आइए हम आप सभी को बताते हैं। क्वेश्चन 39 कह रहा है
कि राम प्रवेश रामस्य ग्रामस्य नाम किम आसीत, यानी राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर तो जरूर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर जरूर बताइएगा। राम प्रवेश राम के गांव का जो नाम था वो भीखन टोला था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, भीखन टोला। यह एक दलित बालक भी था। उसके बाद में स्वामी दयानंदम क आशित, तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो क्या थे, याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना भी की गई थी और यह एक समाज सुधारक थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, समाज सुधारक। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 41 को देखते हैं। क्वेश्चन 41 हमारा क्या कहता है कि मंदाकिनी वर्णम पाठस्य रचनाकारः क, यानी मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन से हैं। तो उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर तो जरूर मालूम होगा कि मंदाकिनी वर्णम के जो रचनाकार हैं वो महर्षि वाल्मीकि जी है और मंदाकिनी वर्णम किस पाठ का एक अंश है, तो ये है रामायण पाठ का एक सुप्रसिद्ध अंश। उसके बाद में क्वेश्चन 42 को देखिए कि व्याघ्रपति कथा या रचनाकार का आशित, यानी व्याघ्रपति यानी बाघ और पति की जो कहानी है इसके रचनाकार कौन है। उम्मीद है आप सभी इसका कहानी पढ़े होंगे तो मालूम होगा। बहुत ही एक मजेदार कहानी है। पथिक नामक एक आदमी लोभ लालच मोहमाया में पड़कर बाघ के हाथे उसकी मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है। तो इसके जो लेखक है वो पंडित नारायण पंडित है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। और इसके बाद में है कि सूर्यपुत्र का आश्रित, यानी सूर्यपुत्र कौन है। तो यदि आप नीति श्लोक का पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि सॉरी नीति श्लोक का पाठ नहीं बल्कि कर्णस्य दानवीरता पाठ में बताया गया है कि सूर्यपुत्र जो है वो कर्ण है और वह अपने दानवीरता सिद्ध करने के लिए शक्र यानी भगवान इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान स्वरूप दे देते हैं, जिससे उनकी बल छीन हो जाती है और अंत में युद्ध में लड़ते लड़ते वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और उनकी जो दानवीरता है वो आज भी जगत में प्रसिद्ध है। उसके बाद में क्वेश्चन 44 को देखिए तो 44 क्या कहता है, वैरेन कस्य समनम असंभवम, यानी वैर से किसका सामना करना असंभव है। तो यहाँ भी 44 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, वैरस्य। यानी किसी से अगर दुश्मनी आपका है तो दुश्मनी को निपटारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मोहब्बत को नफरत से ही बदला जा सकता, नफरत को मोहब्बत से ही बदला जा सकता है, ना कि नफरत को नफरत से। उसके बाद में क्वेश्चन 45 को देखिए कि काम बिना ज्ञानम भारह, यानी सवाल कहता है कि किसके बिना ज्ञान भार के समान है। हे दोस्तों नीति श्लोक का पाठ में बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है कि क्रिया बिना ज्ञानम भारह, यानी क्रिया बिना जो है ज्ञान भार के समान है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, क्रिया। अगला सवाल क्वेश्चन 46 को देखिए कि सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तक का आश्रित, यानी सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो कौन थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कपिल थे। उसके बाद में है कि काल पर्याप्त का क्षयम भवती, काल पर्याप्त का क्षयम भवती। तो क्वेश्चन 47 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, काल पर्याप्त शिक्षा क्षयम भवती। उसके बाद है व्याघ्रपति कथाया किस ग्रंथ से उद्धृत है। दोस्तों व्याघ्रपति जो कथा है वो हितो उपदेश से संकलित है। किस खंड से संकलित है, तो मित्रा लाभ नामक खंडात से संकलित है और इसके लेखक कौन है, तो नारायण पंडित जी हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में एक और अलस कथा पाठ से क्वेश्चन आ गया है। सवाल कहता है कि उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है। तो हे दोस्तों क्वेश्चन 49 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपकी पाठ्य पुस्तक अलस कथा पाठ के अकॉर्डिंग उद्योगी पुरुष को एक अच्छे काम करने वाले पुरुष के पास लक्ष्मी आ जाती है, धन आ जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन 50 कहता है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर भी मालूम होगा। तो आलस कथा पाठ में हम स्टडी किए तो मालूम चला कि नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं, अपना दुश्मन मानते हैं। कई बार इसके शत्रु के जगह पे रिपु दे दिया जाता है। तो दोस्तों रिपु का मतलब ही दुश्मन ही होता है। तो याद रखिएगा नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं, दुश्मन मानते हैं, रिपु मानते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने देखा कि संस्कृत का 1 से लेकर 50 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके।
और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो है दोस्तों, जितने भी छात्र एवं छात्राएं 10वीं कक्षा के सभी विषय का इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा समेटिव क्वेश्चन का आंसर के साथ नोट्स अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में questionforexam.com वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। या आप हमारे ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन मैथ एंड मैजिक टिप्स को इंस्टॉल करके उसमें भी आप क्विज खेलने के साथ सभी सेट का पीडीएफ भी आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकेंगे। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो आप जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए और उसमें दिए गए लिंक को क्लिक करके 10वीं कक्षा का सभी सेट का वीवीआई समेटिव तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो हम जल्द मिलेंगे इसी प्रकार से 10वीं कक्षा के इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा समेटिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।